नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। हमारे साथ हैं सुजानगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक मनोज मेघवाल। विधायक बनने के बाद पहली बार करेंगे हर मुद्दे पर खुलकर बात। एक संक्षिप्त बात आपसे पहले कहना चाहूँगा कि आपकी राजनीतिक जो एंट्री हुई बड़े ही चुनौतीपूर्ण समय में हुई। एक दुखद घटना हुई। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, सुजानगढ़ से बार बार विधायक रहे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का स्वर्गवास हो गया और उनकी पुत्री का भी स्वर्गवास हो गया। इस कालखंड में बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से इनकी राजनीतिक एंट्री हुई और न सिर्फ वो एंट्री बल्कि चुनाव के समय में भी जब विजय हुई तब भी हमें इंटरव्यू लेने का भी मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि कोरोना का काल शुरू हो चुका था और आप खुद पॉजिटिव हो चुके थे। चंद रोज हुए हैं, लेकिन राजस्थान के एक्टिव जो विधायक हैं उनमें से एक मनोज जी मेघवाल अपने चंद दिनों में ही जनता पे ऐसी इन्होंने छाप छोड़ी है। खास बातचीत उनसे करना चाहूँगा। सर, इस पूरे चुनौतीपूर्ण जो आपके समय चला है, जिस तरह से आपकी राजनीतिक एंट्री हुई चुनौती तरीके से, और विधायक बनने के साथ ही एक ऐसा कालखंड सामने आ गया जो खुद अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, कोरोना की। देखिए, समय तो अभी पूरी दुनिया में विकट है और जहाँ तक पारिवारिक स्थिति का सवाल है, बिल्कुल बहुत कड़ा समय परिवार के लिए था। और इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और इस समय सरकार अपनी तरफ से जितना कर रही है, अपना प्रयास कर रही है। सामाजिक संस्थाएं भी आगे आके अपना योगदान दे रही है। लोग भी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर ये जो संकट है ये टलेगा, इस पे काबू पाया जाएगा और वापस पुराने सुनहरा जो दौर है वापस लौट के आएगा। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ही, आपको शायद 1 महीना भी पूरा आपको निर्वाचित हुए नहीं हुआ है, फिर भी जनता के बीच में आपकी एक जो सजीव झांकी आपके पेश हुई है। लोग आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि मनोज जी युवा हैं और युवा सोच के साथ आगे आ रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो चुनौतीपूर्ण समय है, और क्या तैयारियां आपकी तरफ से है, क्या भूमिकाएं आपकी तरफ से है? जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो विकास प्रमुख मुद्दा था, लेकिन जब आप चुनाव जीते तब चिकित्सा बड़ा मुद्दा बन चुका था। देखिए, जब चुनाव के प्रचार का समय था, निश्चित ही विकास का एक बड़ा मुद्दा था और उस विकास के एजेंडे को हम लेके ही उस चुनाव मैदान में आए थे। पर ज्यों ही मतदान हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही पूरा देश कोरोना की चपेट में दोबारा आ गया और उसके बाद में पिछला 1-1.5 महीना लगातार कोरोना का कहर लोगों पे आया है। इस बार संकट ज़्यादा था, ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा संकट पूरे देश में रहा, मृत्यु दर बढ़ी इस बार, और दूसरी चीज़ इस बार हॉस्पिटलाइजेशन जो पेशेंट का है वो हमेशा से ज़्यादा रहा और यही कारण था कि बेड के लिए बहुत ज़बरदस्त मारामारी रही, ऑक्सीजन के लिए बहुत मारामारी रही। तो पूरा 1 महीना लगभग हो गया। आज 30 तारीख है, 27-28 दिन हो गए। अभी एक ही काम रहा कि कैसे सबसे पहले इस कोरोना के संकट में लोगों की मदद की जाए। जो लोगों ने मौका दिया है कैसे उनकी सेवा की जाए, कैसे इस आने वाले समय में जो ये चुनौतीपूर्ण समय है इसका मुकाबला किया जाए। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे से हो सका भरसक मैं मेरी तरफ से करने की कोशिश करूँ लोगों की मदद करने में। और अभी तो विशेष तौर से जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें कैसे मदद की जा सकते, पूरा समय मैं इसी में लगा रहा हूँ। आप जब विधायक बने तब हॉस्पिटल और जो चिकित्सा की जो सेवाएं सुजानगढ़ क्षेत्र में थी उससे अब कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो पाया है? जिस तरीके से आपने कोशिश भी आप लगातार कर रहे हैं, भामाशाह भी आपके कहने से, आपकी प्रेरणा से बहुत आगे आ रहे हैं लगातार, कितनी सुविधाएँ वृद्धि हो चुकी है? देखिए, 2 चीज़ हैं। एक तो जो मेडिकल स्टाफ और व्यवस्थाएँ हैं वो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ दुरुस्त हैं। आज सुजानगढ़ में एक भी डॉक्टर की पोस्ट वैकेंट नहीं है। आपके जानकारी की बता दूं, नर्सिंग स्टाफ पूरा है। और जहाँ तक गांव के सवाल है, अभी हम देख रहे थे सुजानगढ़ के एक भी गांव में ANM या GNM की पोस्ट खाली नहीं है। लगभग सारी PSC में डॉक्टर्स हैं, कहीं भी खाली नहीं है। रही संसाधनों की बात, इस बार कुछ अलग ज़रूरत पड़ी, उसके लिए व्यवस्था की। ऑक्सीजन की बात
कम पड़ी उसके लिए व्यवस्था थे, और कुछ मशीनों के लिए ज़रूरत पड़ी है उसको चाहे सरकार से हो चाहे विधायक कोटे से हो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त दो चीज़ और हैं। एक तो आईसीयू की जहाँ ज़रूरत है, आपको पता ही होगा कि 1 सवा साल पहले जब पिछले दौर कोरोना आया था, उस समय जब मेरे पिताजी आपदा राहत मंत्री थे तो उन्होंने 75 लाख रुपए से वेंटिलेटर दिए थे, 25 लाख और करीब 1 करोड़ रुपए का सामान यहाँ सुजानगढ़ अस्पताल के लिए दिया था। और उसी समय करीब 40-45 लाख की लागत से ऑक्सीजन के लिए काम हुआ था प्लांट के लिए, पर उस समय 40-45 लाख से सिर्फ पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूटर का काम हो चुका था। उसके बाद में वो काम कंप्लीट है, यहाँ पूरी ऑक्सीजन लाइन डली हुई है, आप सिलेंडर से उस लाइन को चला सकते हैं। पर अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का प्लांट भी लग रहा है, और आईसीयू के लिए जो कमी है उसके लिए भी बजट में प्रावधान हो गया है, और उसका जल्दी ही वो सर्वे हो चुका है। चूरू से पीडब्ल्यूडी की टीम आके देख गई है मौका कि कैसे, थोड़ा सा जगह का इशू आ रहा था हॉस्पिटल में, कहीं भी खाली जगह नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने प्लान बनाया है कि कैसे अपन जगह नहीं है तो ऊपर पिलर पे उठा के या जैसे भी है वो तकमीना बना रहे हैं। और उसके बाद में आईसीयू का रूम होने के बाद में अपने वेंटिलेटर का भी उपयोग हो सकेगा उसमें, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के बाद में जो ऑक्सीजन भी चाहिए वेंटिलेटर के, दोनों काम थोड़ा सा समय लगेगा, पर आने वाले समय में वो भी काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, इस समय में जो वेंटिलेटर हैं वो काम नहीं आ सकेंगे। हाँ, वेंटिलेटर के लिए उन्होंने उस समय पूरा प्रयास किया था अपनी तरफ से, उन्होंने वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिए थे और साधन करा दिए थे, ऑक्सीजन लाइन का काम कंप्लीट करा दिया था। पर उसी दौरान जब ये पाइपलाइन का काम चल रहा था वो खुद बीमार हो गए थे, आपको ध्यान में है, और उसके बाद में न वो यहाँ आ सके न कुछ काम करने की स्थिति में थे। तो वो जितना काम छोड़ के अपनी तरफ से सैंक्शन करके चले गए थे वो तो हो गया, पर आगे का काम वो 1 साल से रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं पाया था। इसलिए अब उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की आपने जानकारी दी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आपका किस तरह से फोकस है चिकित्सा को लेकर, क्योंकि अब जो ये कोरोना महामारी इस लहर में है वो गाँव में बड़ी विस्फोटक तरीके से सामने आई है। गांव में जितने भी सीएचसी लेवल हैं उस लेवल पे हम सीएचसी लेवल पे सुविधा जुटा रहे हैं कि अगर ऐसी दिक्कत आई तो जितनी भी सीएचसी लेवल है वहाँ कोविड केयर सेंटर बनाए जा सकते हैं। ये चाहे बिदासर हो सीएचसी अपना, सालासर हो, काणुता हो, सांडू हो, वहाँ वो व्यवस्था के लिए आज वहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। सालासर में तो कोविड सेंटर बना भी दिया गया था, और जो कुछ मशीनें वगैरह ज़रूरत है वो बिदासर में चाहे एक्सरे मशीन की वो व्यवस्था की जा रही है, सीबीसी जांच के लिए और के लिए काणुता में वो मशीन आने वाली है कुछ ही समय में। तो और कुछ सामान उन्होंने ज़रूरत के से मंगा रहा है, धीरे जल्दी वो पूरा किया जाएगा। और भी कुछ 1-2 बड़े हैं, अब भी जब तक वो सैंक्शन हो जाए मैं बताना नहीं, उस पर बात नहीं करूँगा, पर और आगे प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कुछ नवाचार और देखने को मिलेंगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल देखने को लगा, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कुछ और बड़े समाचार देखने को मिलेंगे। ज़रूरत है कि एक सर्वे प्रॉपर किया जाए गाँव में, शहरों में, ताकि पता लग सके जो ग्राउंड की भूमिका क्या है, वास्तव स्थिति क्या है, किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है लोगों को। देखिए, मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो ब्लॉक सीएमएचओ की टीम है और जो सीटीटी है कोविड के टीम की जो बना रखी है, वो दोनों मिलके हमारे पीएचसी या जितने भी सम सेंटर है उनके सहयोग से 2 सर्वे हर घर में गांव में हो चुके हैं। और उसी से ये निकल के आया कि एक तो केस कम हो रहे हैं, और दूसरा कारण आता है जो टीम जा रही है वो वहाँ मेडिकल किट हर घर में प्रोवाइड कर रही है, जहाँ उनको सस्पेक्टेड या यूँ कहे कि कुछ ऐसे कोई सर्दी जुकाम के लक्षण मिल रहे हैं तो तुरंत उसी इलाज के लिए वो मेडिसिन के पैकेट वहाँ दे रहे हैं। 5-6 हज़ार घर, शायद 5,000 से ऊपर पैकेट वो दे चुके थे पिछले हफ्ते तक। उसके बाद में लगातार सर्वे चल रहा है। अभी कल ही एक सर्वे और शुरू हुआ है जिसमें कि हर घर में एक दूसरा किट, मेडिकल किट, मेडिसिन का किट है वो दिया जा रहा है, जिसमें मेन चीज़ ये है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए ताकि जो वही है वो उसकी चपेट में नहीं आवे। अपन ने देखा है कि कुछ लोग गंभीर रोगी हो जाते हैं, कुछ के फर्क ही नहीं पड़ता कि कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, उसको खुद को नहीं पता चलता है, वो इम्यूनिटी का जैसे डॉक्टर बताते हैं। तो उसके लिए जो सजेस्ट स्कीम है, कुछ टेबलेट्स जिंक है, मल्टीविटामिन है, जैसे आज भी आपके सामने देखी होंगी, पैरासीटामोल बुखार के लिए, इस तरह का एक वो किट है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर के कल टीमें रवाना हुई हैं
जो तीसरा दौर होगा कि हर घर घर में जाएंगे, तो उससे दो काम होगा। एक तो वो मेडिसिन वहाँ दे जाएंगे, और दूसरा हर घर से फिर एक वो निकल के आएगा सर्वे कि इसमें क्या पोजीशन है, कौन से गांव में दिक्कत है। और उसके बाद में उन्हें कहीं लगता है कि पर्टिकुलर किसी मोहल्ले में, किसी गली में या किसी गांव में दिक्कत है, तो वहाँ एंटीजन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इनके पास किट आ चुके हैं, उसके माध्यम से। और अगर और ज़्यादा फर्दर जरूरत हो तो PCR टेस्ट जो है उसके माध्यम से उस गांव का सर्वे भी किया, ताकि वहीं वो दब जाए, आगे बीमारी बढ़ के नहीं चले। ये पूरी टीम, मेडिकल की टीम लगी हुई है। और इसके चौथे टीम के रूप में जो आयुर्वेद विभाग और होम्योपैथिक विभाग है, उसके माध्यम से फिर एक टीम निकलेगी जो अपनी तरफ से काढ़ा वितरण जैसे शहर में चल रहा है वो भी चलेगा, और होम्योपैथिक और मेडिसिन की दवाइयाँ हैं जो, और विशेष रूप से जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, वो भी 2-3 दिनों बाद में, जैसे ये अभी वाला तीसरा सर्वे हो जाएगा, चौथा सर्वे उसकी तरफ से चलेगा। बिल्कुल। आपके विधायक बनने के बाद में आपका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपसे कर रहा हूं, तो विकास की भी थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करूंगा। चिकित्सा आज बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर आपने खूब चर्चा की और आपकी कोशिशें हैं, और आप जैसा आपका कहना है कि नवाचार और आएंगे, देखने मिलेंगे। विकास जैसे कि कन्या महाविद्यालय है आपके पिताजी के नाम से, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, उसकी क्या इम्प्लीमेंट चल रहा है? और भी जैसे पुल वगैरह जो इम्प्लीमेंट, उनके बारे में क्या, कहाँ तक बात पहुँची है विकास के लिए जो सुजानगढ़ में किए जाने हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो चुनाव के बाद में जयपुर जाना हुआ ही नहीं, और परिस्थितियाँ भी अभी नहीं हैं, पर फिर भी जो काम सैंक्शन हो चुके हैं उनमें बता दूं कि जो सुजानगढ़ में करीब 12.5 करोड़ का सड़क का पैकेज था, उसके टेंडर हो चुके हैं, उस पर काम चल रहा है। अगर शहर में घूमे होंगे तो लगभग सड़कों के काम शुरू हैं, या कुछ ही जो 3 महीने का समय उसमें हो जाएगा। दूसरी चीज़, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कें निकली थी, उनके भी टेंडर हो चुके हैं, और उनमें भी कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा, ठेकेदार शुरू कर देगा, उनके टेंडर हो चुके हैं। कन्या महाविद्यालय का जहाँ तक बात है, कन्या विद्यालय में सबसे पहले बड़ा चीज़ है कि उसके लिए लैंड आइडेंटिफाइड होनी है और उस पर भवन बनना है। वो थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है, तो उसमें जो समय लगेगा भवन बनने में, और उससे पहले सबसे बड़ी चुनौती काम है ज़मीन फाइनलाइजेशन में। तो उससे पहले एक प्रयास हुआ है कि अस्थायी भवन में एक बार कन्या महाविद्यालय शुरू हो जाए, ताकि जो 1-2 साल में व्यवस्था जम जाए, इतने में भवन भी तैयार हो जाए और शिफ्ट हो जाए। उसके लिए 3-4 लोकेशन आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए जो अपना सुजला कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया है, और उन्हें ये काम सुपुर्द किया गया है कि आप सुजानगढ़ का कोई भवन चिन्हित करके और उसमें इसी वर्ष आप कन्या महाविद्यालय में एडमिशन करके और चालू करने का प्रयास करें। हालांकि कोरोना का समय अपन देख रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं सारी बंद हैं, और अभी तो पिछले साल के एग्ज़ाम भी नहीं हुए, पिछला सत्र भी अभी रुका हुआ है, और नए एडमिशन की अभी कहीं कोई बात है नहीं। पर प्रयास ये है कि जैसे ही स्थितियाँ अनुकूल हों, जैसे ही शिक्षण संस्थाएं खुलें, तो उस समय कन्या महाविद्यालय भी एक बार अस्थायी भवन में शुरू हो जाए। इसलिए वो पाबंद कर दिया गया है यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो परिस्थितियाँ सुनने पे। इसलिए प्रयास यही है कि इसी सत्र में हम एडमिशन करा के और कन्या विद्यालय को शुरू हो जाए, अगर परिस्थितियाँ ये थोड़ी सी सुधर गई। बिल्कुल, आपको बधाई भी दूंगा आपके विधायक बनने की। और जो ऊर्जावान युवा विधायक मनोज जी मेघवाल बन चुके हैं, और लोग भी बहुत आशा के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ, बिदासर का जो सिविल कोर्ट का है उसके आदेश भी 2 दिन पहले आ चुके हैं, और वो भी एक बार अस्थायी भवन में कहीं कुछ ही दिनों में उसके खोलने के आदेश जो है स्वीकृतियाँ वो आ चुकी हैं 2 दिन पहले। बिल्कुल, जब से विधायक बने तेज़ी से अपने काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, और चिकित्सा की जो इतनी बड़ी चुनौती है उसका सामना करते हुए उनके विकास के जो क्या मुद्दे हैं और क्या आगे की संभावनाएं उन्होंने चर्चा की। सर, अंत में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ संदेश आपके मुख से लेना चाहूँगा। क्या संदेश रहेगा, क्या लोग सावधानियाँ बरतें, और क्या आप करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी तो एक ही संदेश है कि भारत सरकार ने भी अपील की है कि 30 जून तक वैसे ही ध्यान रखें। तो सभी से ये अपील है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका एक बार लगातार 1 महीने और वैसे ही फॉलो करें, चाहे मास्क हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, और सबसे बड़ी जरूरी चीज़ शादी ब्याह उससे अवॉइड करना। 30 जून तक रोक लगा दी गई है, आपको पता ही है। और इसके अतिरिक्त जो एक नेचुरल डेथ हो रही है, और इसके अलावा अभी कोरोना से भी काफ़ी डेथ हो रही हैं, तो उसमें
सरकार भी अपील कर रही है और मेरी भी सबसे अपील है कि आप अपनी संवेदनाएं जहाँ जैसे ही व्यक्त करें, पर आवागमन और बैठक और सोशल और जितने भी प्रोग्राम हैं उनको एक बार अवॉइड करें, ताकि जो चेन है संक्रमण की ये एकदम से टूट जाए और एक बार फिर जो वापस आपको पता होगा कि करीब 2-2.5 महीने शुरू लगातार 0 केसेस पे रहा था, फिर वो उसी स्थिति में आ जाए। अभी भी कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावनाएं भी देखी जा रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे 0 पे आ गया था एक बार, बहुत लंबे समय तक, करीब 2-2.5 महीने तक चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक भी केस नहीं आया था। वापस वो तभी आएगा जब संक्रमण की चेन टूट जाएगी। उसके बाद में जो पेशेंट हैं वो 5-10-15 दिन में सारे ठीक हो जाएंगे और नया पेशेंट कोई आएगा नहीं, तो अपने आप 0 केसेस हो जाएंगे। ये खास बातचीत ऊर्जावान युवा विधायक मनोज जी मेघवाल के साथ। थोड़ी सी बातचीत मैं इद्रिस जी गौरी से भी करूंगा, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, शहर की थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि जो शहर में किस तरह से नगर परिषद, आप खुद पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मंत्री जी के, भंवरलाल जी के आप काफ़ी साथ भी रहे हैं, तो अभी जो चिकित्सा की जो चुनौती है और जो सड़कें भी यहाँ सुजानगढ़ की ज़रूरत है कि उनको नए ढंग से बनाया जाए, तो क्या आपका तैयारी है चिकित्सा और जो विकास को लेकर? देखो, चिकित्सा के साथ साथ में सुजानगढ़ में जो विकास की बात है, सबसे हमारा मुद्दा है ड्रेनेज का। जो 4-5 बस्तियाँ सुजानगढ़ की और जलमग्न हो जाती है बरसात के मौसम से। सीवरेज से जो उम्मीद हैं वो भी परस्पर नहीं है, और हम जो लॉकडाउन के बाद में जैसे भी सरकार के पास जाएंगे, सीवरेज की जो कमियाँ हैं उसको बिल्कुल सरकार से बात करेंगे। जो कमी अभी करीब करीब मेरी उम्मीद से 25 किलोमीटर सड़कें बाकी है सीवरेज की, वो सीवरेज डालनी या न डालनी, उसमें जो पैमाना तय करना है। नंबर 2 बात, सीवरेज के बाद में हकीकत में मंत्री जी के भी एक मन में था कि ये सुजानगढ़ तासली नुमा है और जगह जगह खड्डे भरे हैं, फ्लैट नहीं है ये, तो आबादी लोगों की बसी हुई है, रास्ते सैकड़े हैं, तो इसके लिए मेन लाइन पार की कुछ एरिया है, 1/3 एरिया सुजानगढ़ का आबादी उधर उस तरह बसती है, तो उसका मेन समस्या है पानी निकासी का। तो हमारा सबसे बड़ा मोटो वो है, तो हम कैसे करके कुछ तलाइयाँ, कुछ ज़मीनें देखकर कल मंत्री महोदय, MLA महोदय और हमारे कमिश्नर साहब और हमारे अधिकारी, कुछ पालिका के और वाइस चेयरमैन साहब, हम सब मिलकर कुछ जगह देख के आए हैं चिन्हित करके, उसमें इस बस्तियों को पानी डालेंगे उसमें। और रही बात सड़कों का, 20 किलोमीटर जो हमारा पैमाना बना के हमने सरकार को भेजा है, सरकार ने नगर परिषद के लिए 30 से 20 किलोमीटर सड़कें मांगी है। जो पुरानी सड़कें टूटी हुई उनको पैरामेडिक सिस्टम से बना के हमने भेज दी। अब 20.5 किलोमीटर की सड़कें वो सेक्शन हो गई है, लेकिन कब तक इसका पैसा आएगा, कब क्या गवर्नमेंट गाइडलाइन आएगी, PWD को देंगे या हमारे को देंगे, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जैसा भी होगा हम उसके लिए हर वर्ग, हर समाज, हर लोगों के लिए प्राथमिकता रहेगी कि सुजानगढ़ विकास के काम की बात करेंगे। नंबर 2 बात, टाउन प्लान और जो जोनल प्लान, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाले अक्टूबर में पट्टे का मेन मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा, तो पट्टा बनेगा लोगों का। तो आज कुछ कमियां जो सरकार की है या जनता की है, आम आदमी चाहता है कि हमारा मकान बने, उसकी उम्मीद होती है, पट्टा बन जाए तो वो लोन लेता है, लोन से रोज़गार बनता है, रोज़गार से लोगों की आमदनी बनती है, सीमेंट, बजरी, लेबर की सब की इसकी एक लाइन चलती है, कड़ी जुड़ती है, इससे ही भारत बनता है। तो हमारी उम्मीदें हैं, मैं सभी लोगों से अभी अपील करता हूं कि हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर आने वाले सुजानगढ़ को एक विकास में बनाकर और गौरवशाली सुजानगढ़ को बनाएंगे। बिल्कुल, अभी विकास की मैं ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि वर्तमान समय चिकित्सा की चुनौती का है, तो उसके लिए क्या नगर परिषद कर रहा है? आप सभापति प्रतिनिधि भी हैं। नगर परिषद के जो अपने मास्क बांटना, खासकर हमारे आज के डेट में 1375 और करीब 1500 करीब पैकेट हम खाने का बांट रहे हैं, और सुजानगढ़ के विभिन्न समाज के लोग हमें आकर रसीद भी कटा रहे, डोनेट भी कर रहे हैं। सरकार ने इस खाने को फ्री भी कर दिया, लेकिन जनता ये कह रही हम तो देना चाहते हैं। तो हमारे पास आज की डेट में एक टाइम का खाना 1500 पैकेट बन रहा है, और हम जब तक 3000, 4000 पैकेट अगर एक टाइम बने तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो गरीब लेबर मजदूर, SI निर्धन, जहाँ विधवाएं हैं या SI लोग हैं, उनको लिए हम पार्षद से आह्वान करते हैं कि आप पार्षद के पास जाएं, घरों से जाए, चुपचाप उनको घर के पैकेट देके आए, उनका वीडियो न बनाएं। और हम हर वर्ग को, हर समाज के लोगों को पैकेट भेज रहे हैं। दूसरा, कोविड के अंतर्गत जो आम समस्या हमारे पास आई थी, उससे बचाने के लिए जो सरकारी गाइडलाइन आई थी, तो काढ़ा पिलाकर, तो हमने प्रत्येक वार्ड को काढ़ा पिलाने का, आज अंतिम डे काढ़ा पिलाने का, तो हम हर मोहल्ले को, हर वार्ड को, 60 वार्डों को, प्रत्येक पार्षद को और आम समाज के लोगों को अवगत कराए कि आप आइए काढ़े पिलाए। उस काढ़े से फर्क भी पड़ा है लोगों के पास, हमारी उसकी ह्यूमिनिटी बढ़ी लोगों की। दूसरा, एलोपैथी की दवाई सरकार दे रही है। तीसरा, जो पैरासीटामोल और ये जो लिम्सी वगैरह टेबलेट आती है, विटामिन C, तो हम सब के लिए पर्याप्त है। अब क्या कि कुछ मेरे को लगता है कि कोरोना काल में जो समस्याएं आम आदमी पे आई थी, अब
डॉक्टरों की देखरेख से या सरकार की गाइडलाइन से लोगों ने जो लॉकडाउन हुआ था ना उसका असर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ टेबलेट इस टाइप की आ गई, उसमें लोगों को तकलीफ कम हो रही है और आज बीमारी जो फैली थी उस टाइप में उसका अंकुश भी लगा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थी खास बातचीत कांग्रेस के नेता इदरीस जी गौरी और मनोज जी मेघवाल विधायक साहब से हमने खास बातचीत की, क्योंकि जब वो विधायक बने वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और ऐसे में उनका इंटरव्यू कर पाना संभव नहीं था। और लगातार अब से लगभग 25 दिन के लगभग उनको विधायक बने हुए होंगे, लेकिन लगातार वो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अपना काम कर रहे हैं, समाज के हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी खास बातचीत मनोज जी मेघवाल से। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक जी के साथ आप सभी का धन्यवाद।